नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में एक ही चरण में चुनाव होगा। 10 मई को और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं जिसके लिए मतदान होगा और आज चुनाव तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है क्योंकि 10 मई को यहां पर चुनाव होने हैं। कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि उसके नतीजे का असर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव पर असर डाल सकता है। इन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और 2024 के आम चुनाव के लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी के लिए जहां सत्ता वापसी एक बड़ी चुनौती है कर्नाटक में, क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई भी है, इसलिए सत्ता में वापसी उनके लिए एक चुनौती है। उधर बम्बई सरकार पर कमीशन खोरी जैसे आरोप हैं और सत्ता विरोधी लहर का भी उसे सामना करना होगा। लेकिन साथ ही कांग्रेस के सामने चुनौती है सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार फैक्टर की, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ओर से ये साफ नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जेडीएस की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। पिछली बार वो किंग मेकर साबित हुई थी। तो आपको सुनाते हैं कि कर्नाटक चुनावों के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें क्या कह रहे हैं नेता। तो सबसे पहले सुनिए बसवराज बोम्मई को। Party and government both are ready for elections. Preparations are already underway, and for last 4 months we had several programs from booth level to Sankalpa Yatre, Vijay Sankalpa Yatre, and lot of response is there, and we are sure to come back to power with thumping majority. हमारी जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी। तो कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद ही चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और एक ही चरण में चुनाव होने, उसके बाद 13 को नतीजे भी आ जाएंगे 10 की वोटिंग के बाद। तो यहां पर एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की, लेकिन कांग्रेस के पास भी कई तरह की मुसीबतें हैं और इन सब को देखते हुए ये भी देखना होगा कि इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो हमारे साथ सुजाता पॉल हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और राकेश त्रिपाठी बीजेपी नेता, और बीएस अरुण वरिष्ठ पत्रकार। तो राकेश त्रिपाठी, सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना होगा और साथ ही कमीशन खोरी जैसे आरोप भी लगे हैं बम्बई सरकार पर। हमें याद है कि किस तरह कर्नाटक में जगह जगह कुछ पोस्टर्स लग गए थे, जैसे पेटीएम के ऐप लगते हैं उस तरह की चीजें लगा दी गई थी। तो एक बड़ा मुद्दा होगा करप्शन यहां पर, और ये एक बड़ी चुनौती होगी इस बार बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी के। लेकिन अकबर, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पारदर्शी सरकार दी है, जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी करप्शन की बातें चीख चीख करके कहती है, लेकिन करप्शन की कांग्रेस की बातों को लोग उसी तरह से लेते हैं जैसे कोई आतंकी अगर अहिंसा पर प्रवचन देने का काम करे। कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, इसलिए कांग्रेस को करप्शन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है कहने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी ने करप्शन किया है, वो हमारा है, वो तुम्हारा है, इस बात की परवाह किए बिना हमने पारदर्शी ढंग से उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। आज लाभार्थी योजना के तहत जो एक एक पैसा सरकार, केंद्र सरकार से चलता है, वो पूरा पैसा आज लाभार्थी के खाते तक पहुंचता है। उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता है, जैसा राजीव गांधी स्वयं स्वीकार करते थे कि केंद्र से 1 रुपए चलता है और 85 पैसे बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता है। आज केवल कर्नाटक में देखें तो 40 लाख ऐसे परिवार हैं
जहां नल से जल पहुंच रहा है, 47 लाख इज्जत घर बने हैं, 7 लाख आज हमने मकानों का निर्माण किया है, जिसमें 4 लाख शहरी क्षेत्रों में और 3 लाख ग्रामीण क्षेत्र तो आपके हिसाब से राकेश जी, हेल्थ कार्ड मिले राकेश जी, आपके हिसाब से सत्ता विरोधी लहर है ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा काम किया है बीजेपी ने। आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लोगों में कोई तरह का असंतोष नहीं है। अगर ऐसा है तो सुजाता पॉल, कांग्रेस क्या आगे लेकर जा रही है इस चुनाव में? क्या होंगे आपके मुद्दे? आपके पास भी सरदर्द कम नहीं है, अब वहां पे चुनौती जो है सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार फैक्टर की भी है, और साथ साथ जैसा आप बता रहे हैं राकेश त्रिपाठी की कोई सत्ता विरोधी लहर तो है ही नहीं। करप्शन की बात आप कहां कर सकते हैं? यहां तो बड़ी कार्रवाई हुई करप्शन पे, और कांग्रेस तो करप्शन का मुद्दा कैसे उठाएगी जब आप ऐसा नहीं कि करप्शन से अछूती पार्टी हैं। इनका तर्क कुतर्क से भी कुतर्क है, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई करप्शन के बारे में आप मुद्दा नहीं उठा सकते। भाई अगर आपने करप्शन किया है तो वो मुद्दा तो उठेगा, क्योंकि जनता त्रस्त है। पे सीएम, ये पोस्टर भी लगे थे, आपको याद होगा। तो सीएम जो 40% की कमीशन खोरी करते हो, जिनकी पूरी कैबिनेट 40% की कमीशन खाते हो, और जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो पहले इन्होंने पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी, विरूपाक्षप्पा, जो भागते फिरे और आखिर में इतना दबाव हुआ कांग्रेस पार्टी का कि इनको उन्हें अरेस्ट तक करना पड़ा। उनके घर से अगर 8 करोड़ रुपए निकले हैं तो ये करप्शन का मुद्दा नहीं है। और ये बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट्स अभी मोदी जी देखिए 7 बार जा चुके हैं वहां पे, क्योंकि पूरा जोर लगाना है, क्योंकि 24/7 365 डेज इनको चुनावी मोड में रहना होता है, क्योंकि चुनाव जीतने होते हैं लेकिन सत्ता संभालनी नहीं आती। तो एक बार तो आप ये कर सकते हैं, 2 बार आप कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार नहीं कर सकते। और इस वक्त कर्नाटक की अगर बात करें तो जिस तरीके से, मैं आखिरी बात कह रही हूँ नकबा जी, जिस तरीके से इन्होंने सरकार को गिराया था वो सबने देखा था, और जिस तरीके से इन्होंने अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, मगर उद्घाटन करने के बाद एक हाईवे में पानी भरा हुआ था, बाकी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो उद्घाटन तो हो गया, जिनको अभी कंप्लीट करने में 6-8 महीने का समय बाकी है। तो ये जो झूठों की सरकार है, ये जानती है कि भ्रष्ट सरकार है, 40% का कमीशन खाती है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी तरफ अगर ना ले पाए तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाते, इसीलिए आत्महत्या करते हैं लोग। और ये भाई साहब, ये आम जन है, ये जनता है, ये जनता जनार्दन होती है। इसमें कोई नेता बड़ा नहीं होता जितना बड़ा पर क्या जनता में ये मुद्दे पहुंच पाए हैं? बीएस अरुण साहब, आपको क्या लगता है पत्रकार के तौर पे जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कर्नाटक की राजनीति, इन्होंने सही कहा, हम सबको याद है कि पे सीएम जैसे वहां पे लग गए थे जो पेमेंट एप्स होते हैं उसकी तर्ज पे, और 40% कमीशन की बात इतनी उठी। पर क्या ये जो करप्शन का आरोप है वो जनता के ध्यान में है कि कोई सत्ता विरोधी लहर वहां पे है? क्या लगता है आपको? कांग्रेस काफी कोशिश कर रही है। आप देखा होगा कि पहले आपने बोला कि पे सीएम, और उसके बाद ये करप्शन 40% करप्शन का मामला कांग्रेस ने उठाया, क्योंकि वो पहले कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था और बम्बई को भी एक जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो पेश किया था, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ नहीं हुआ, सरकार से इसकी कोई ज्यादा जवाब नहीं हुआ, और इसकी बीच कांग्रेस ने अपनी मुद्दा उठाए और काफी डिस्ट्रिक्ट जिला केंद्रों में इनका प्रदर्शन हो गया, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन हुई। और अब 1 महीने पहले ये जो माडाड विरूपाक्षप्पा है, ये भाजपा का विधायक है, इनके घर में 6 लाख कैश मिल गया, और इनकी पुत्र है, इनको रेड हैंड कैच किया गया पुलिस ने। तो ये सब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है। करप्शन पहली चीज है, और दूसरी चीज ये है कि कम्युनल इंसिडेंट जो हुआ है कर्नाटक में, शिवमोगा में और मैंगलोर में, इसकी मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया है। और तीसरी बात यह है कि ये आरक्षण का, रिजर्वेशन का इश्यू जो है वो बड़ी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जी
जो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए यहाँ पे अब राहुल गांधी की रैली होने वाली है कोलार में, बीएस अरुण, 5 तारीख को है शायद, और ये वही जगह है जहाँ पे वो 2019 में उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था जिस पर उनके खिलाफ वो डिफेमेशन का मामला था और जिनमें उन्हें सजा हुई और सदस्यता रद्द हुई। तो इसका जो भूत है वो वहाँ छाया रहेगा इस इलेक्शन रैली में भी। उसका आप क्या असर देखते हैं इस इलेक्शन के दौरान, इसके कैंपेन के दौरान, बीएस अरुण? देखिए, कांग्रेस ऑलरेडी इट हैज मेड इट ए कैंपेन इशू, क्योंकि 2 दिन पहले इनका एक बड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था बेंगलुरु में और जिला केंद्रों में, और मुझे लगता है कि दिस विल बिकम ए मेन इशू कैंपेन में, ये जो इलेक्शन का मुद्दा होगा। जी, तो ये मेन इशू एक होगा। इससे किस तरह का फायदा दिखता है सुजाता पॉल? वहां पर कोलार में राहुल गांधी की रैली होने वाली है, वही जगह है जहां पर इस तरह का रिमार्क किया था राहुल गांधी ने, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ और अब डिफेमेशन का मामला और सदस्यता उनकी गई। तो क्या आपको लगता है कि इस बात को आप लोग जनता तक पहुंचा पाएंगे कि आपके पक्ष में एक तरह से हवा बन पाए? देखिए, राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। ये डरी हुई और कायर सरकार है, इसी वजह से इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस तरीके से ली वो दिखा रहा है कि जनता जो है, क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ दिख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से ये घबराए हुए हैं और इसी कारण से ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आवाज उठाए, जनता के मुद्दों को उठाए संसद में। लेकिन आपने सुना है राहुल गांधी जी को भी, उन्होंने क्या कहा है, बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी आवाज संसद में भले ही ना गूंजे लेकिन सड़क पे गूंजेगी, लोगों के लिए गूंजेगी। और कर्नाटक की जनता और खास करके कोलार की जनता जो है वो माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कर्नाटका के लोग उसे बहुत प्यार देते हैं और वो जब उस व्यक्ति को देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो व्यक्ति मजबूती से आज भी खड़ा है। प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी है कि वो रोने लग जाए, कि वो कहने लग जाए कि मैं तो बेचारा हूं, मैं तो कितना गरीब हूं। नहीं करते राहुल गांधी जी ये काम। और भारतीय जनता पार्टी की एक और बात मैं अवश्य आपको याद करा दूं नगमा जी, कि इनके यहाँ देखिए कि कितना झगड़ा तो अंदर ही अंदर है। क्यों येदियुरप्पा को हटाना पड़ा, क्यों सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, और येदियुरप्पा को इस वक्त इन्होंने जो इलेक्शन कमेटी बनाई है उसमें रखा है, साथ में विजेंद्र जो उनके बेटे हैं उनको रखा है। ये बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं परिवारवाद की? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बीएस अरुण, आपसे ये बताया कि एक मुख्य मुद्दा रहेगा, पर राकेश त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है कि जैसा ये कह रही हैं सुजाता पॉल की जनता समझ रही है, जनता के बीच आवाज पहुंची है, कोलार की जनता जवाब देगी, ये जो बयान थे राहुल गांधी का, जो स्टेटमेंट था, वो आपको किस तरह से प्ले आउट होता हुआ दिखता है? लेकिन नगमा, सुजाता ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया ना कि प्रधानमंत्री रोने लगेंगे, यही जो कांग्रेस पार्टी का अहंकार है ना, यही इनके पतन का कारण है। और यही अहंकार आपको राहुल गांधी के भीतर दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अपमान करते करते एक पूरी कम्युनिटी का अपमान कर बैठे और पूरी रोने लगे और बोलो भी नहीं, सुनिए भाई, रोते नहीं है, कहते नहीं है। मेरी माता जी जो है, सुजाता जी आप उन्हें बोलने दीजिए। सुजाता आप बोलने दीजिए। ठीक नहीं होता, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रही थी, उसके बावजूद मैं आपको चुपचाप सुन रहा था। वो अपमान कर रहे हैं। सुजाता जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बोलने दीजिए राकेश त्रिपाठी जी को। जब वो आप बोल रही थी, उन्होंने बीच में टोका नहीं था। सुन लीजिए पहले बात जी राकेश जी। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया, इस पूरे मामले को लेकर के जब कोई पिछड़े समुदाय का व्यक्ति कोर्ट में मामले को लेकर के गया तो सब ये समुदाय से माफी मांग सकते थे, मत प्रधानमंत्री से माफी मांगते, आप समुदाय से माफी मांग सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का यह अहंकार आज इतना भारी पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी अपने आप को राहुल गांधी के इस अहंकार से असहज महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जनता इनकी इस आंदोलन में जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ ये सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। न्यायपालिका की इस प्रकार से अवमानना करने का काम करेंगे, संविधान का मखौल उड़ाने का काम करेंगे, आप जनता आपको माफ नहीं करेगी। और यहाँ पर एक बात सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, उससे पहले एक दूसरे मुद्दे पर आऊं कि क्या कोलार में राहुल गांधी ने जो 2019 में बात कही वो कोई मुद्दा होगा इस चुनाव में? आपको क्या लगता है सुजाता जी, कोई मुद्दा होगा? इससे जनता को कोई फर्क पड़ता है?
जनता को बिल्कुल इस बात से फर्क पड़ता है कि चोर को चोर कहो तो भारतीय जनता पार्टी चोरों को बचाने के लिए दौड़ती है। ओबीसी समाज का अपमान करते हैं ये, जब ये कहते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी जो है वो पिछड़े समाज से आते हैं। उनका संरक्षण करने वाले प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ा समाज का बचा के। क्या ये मुद्दा हो सकता है राकेश त्रिपाठी जी? क्या ये लोगों को फर्क पड़ेगा इससे, या ये राहुल गांधी ने 2019 में क्या कहा उनको अब उस मामले में सजा होती है, या दूसरे मुद्दे भी हैं यहाँ पर? जैसे अभी ही जो वहां पर वो कोटा को लेकर एक हंगामा हुआ, ओबीसी कोटे को लेकर, जिसमें से मुसलमानों को हटाया गया और ईडब्ल्यूएस कोटे में डाला गया, उसे लेकर भी कांग्रेस हमलावर है कि कैसे आप कम्युनिटीज के बीच में बीजेपी एक डिवाइड खड़ा कर रही है चुनाव के पहले। तो ये आपके ऊपर एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो इस समय चुनाव के पहले हुआ है, वो उस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? लेकिन लगभग किसी भी चुनाव में अलग अलग कई सारे मुद्दे होते हैं, और इन चुनाव में राहुल गांधी की इस प्रकार की बयानबाजी जो कम्युनिटीज के लिए अपमानजनक होती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक होती है, निश्चित तौर पर एक मुद्दा होगा, महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और आपने जो आरक्षण की बात कही, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जिस तरह से भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि मजहब आधारित किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होगा, उसके बावजूद केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के चलते इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसको एबॉलिश किया गया है। और अलग अलग समुदायों में वोकलिगा और लिंगायत समुदाय को ये 2-2% का आरक्षण और अनुसूचित जाति का आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया गया है। सच्चाई यह है, जो भारत के संविधान की मूल भावना रही है कि वंचित वर्ग जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको उत्थान करने के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी। किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए अगर आरक्षण की टूल का इस्तेमाल होगा तो ये भारत के संविधान की उस भावना का अपमान होगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करते समय साथ जोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने इसको टूल के तौर पे, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। समुदाय को बांटने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और यही कारण है कि आज देश भर में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के परिणाम देखिए कि कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में 5 सीटें नहीं पा पाई हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का अभिमान अभी भी धरातल पर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस लेकिन पार्टी इसके बाद, इन चुनावों के बाद, जो है वो इतनी आक्रामक, इन चुनावों के बाद 2 ऐसे राज्यों में भी चुनाव होने हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। सुजाता पॉल, इन चुनावों का असर, इनके नतीजे का असर इन चुनावों पे भी पड़ सकता है। 2024 में भी ज्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौती है। आपको उम्मीद है किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे आ रही है यहाँ पे, और आपके पास क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ जिसे लेकर आपने सुना, अभी खड़गे साहब भी कह रहे थे कि पूरी जीत की उम्मीद है, सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर जीत की उम्मीद है? देखिए, जनता के मुद्दों को लेकर लोकल मुद्दे जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और देश के नेता के साथ जब उनको उत्पीड़ित और प्रताड़ित करा जाता है तो जनता जो है वो देखती और समझती है। आज महंगाई से जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि देश के 80 करोड़ लोग आज गरीब हो चुके हैं। ये मानते हैं कि इनके आने के बाद इन्होंने लोगों को गरीब कर दिया है और उनको मोहताज बना दिया है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इनके आने के पहले सारे लोग अमीर थे और लोग गरीब नहीं, लेकिन इन्होंने, देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग, कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे दोबारा से चले गए, जिनको हमने उत्थान करा था अपने समय में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उनको आप कहेंगे मुफ्त का राशन ले लो और चुप रह जाओ, और बेरोजगारी पर कोई सवाल मत उठाओ। तो जनता को नौकरी चाहिए नगमा जी, उनको मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए। और ये कर्नाटका के लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार होते हैं, और इनका जो ये चाहते हैं वो है नौकरी। तो क्या यही सवाल है कि ये पढ़े लिखे लोग कर्नाटका के इस बार किस तरह से, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सत्ता विरोधी लहर कोई है या नहीं है? मैं आपसे BS अरुण एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि ये जो कोटा वाली बात है, ओबीसी कोटे से मुस्लिम्स को हटा के ईडब्ल्यूएस में करना, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकती है? यहाँ पे जेडीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी 2019 में, किंग मेकर की भूमिका में थी, जब बीजेपी के पास 124, कांग्रेस के पास 66 सीटें थी। तो जेडीएस की क्या भूमिका हो सकती है? जो मैंने कोटे वाली बात आपसे पूछी, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जेडीएस इस तरफ देख रही है कि दोनों पार्टियों का मेजॉरिटी ना मिले, क्योंकि अगर इस चुनाव का नतीजे हंग असेंबली होगा तो जेडीएस को ये बहुत एक गिफ्ट हो सकती है, क्योंकि उस हंग असेंबली में जेडीएस का
ये जो भूमिका रहेगी वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं 3 बार कर्नाटक में, ये तीनों बार 2003 में, 2006 में और 2018 में जेडीएस जो है ये भाजपा और कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बनाई थी। तो जेडीएस का मुझे लगता है जेडीएस तो मेजॉरिटी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर 40 या उससे ज्यादा सीट जेडीएस को आएगा तो जरूर कर्नाटक में हंग असेंबली होगा, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क है 113 224 टोटल सीट्स है। और जो जेडीएस को अगर 40 या उसके ऊपर आएगा सीट, निश्चित रूप से ये हंग असेंबली होगा कर्नाटक की। जी, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और हंग असेंबली हो सकता है, और ऐसे में इन पार्टियों की भूमिका जो है वो और बड़ी होगी। तो कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है, 13 को नतीजे भी आ जाएंगे। शुरुआत हो गई है यहाँ पर तेजी से राजनीति। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक और उसके बाद केंद्र के खिलाफ धरने पर हैं ममता बनर्जी। शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से संसद में मुलाकात की। मुलाकात के बाद हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने संजय राउत से खास बातचीत की है। हमारे साथ है शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी। सर, आज आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई। सर, क्या बात हुई? आपने लिखा है कि ट्वीट में कि चिंता की अब कोई बात नहीं। जरूर देखिए, हम महाराष्ट्र में जो हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, इसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, और तीनों का गठबंधन मजबूत है। हमने सरकार भी चलाई, अब विपक्ष में है और उस एकता के साथ हम काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी एकता को मानते हैं। ज़रूर बीच में कोई ऐसे मुद्दे आए कि जो महाराष्ट्र के राजनीति में हमारे लिए एक मजबूरी थी, कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य थे। लेकिन खड़गे साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में शरद पवार साहब ने भी वीर सावरकर के बारे में महाराष्ट्र की भूमिका स्पष्ट की है। और आज हमने भी, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, हमने बताया कि हम आपके साथ ही हैं, हमें एक साथ ही काम करना है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, जैसे वीर सावरकर जैसे, हमेशा हमने सावरकर को हमारा आदर्श माना है। तो क्या राहुल गांधी ने क्या बोला सावरकर को लेकर? सर, देखिए, हमने हमारी बात रखी है और मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावना का हम आदर करेंगे। लेकिन क्या आप माना जाए कि कुछ ऐसी बातें अब नहीं की जाएगी कि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे? सावरकर जिस तरह से आपके आदर्श हैं, अब कम से कम ऐसी बातें नहीं होगी और एक साथ मिलकर लड़ाई होगी। देखिए, लड़ाई तो एक साथ मिलकर ही करेंगे। हमारी लड़ाई जो है वो तानाशाही से है, वीर सावरकर जी से नहीं है ना। वीर सावरकर अपने जगह पे है, लेकिन लड़ाई है, इस देश की राजनीतिक लड़ाई है, उसके लिए हमको एक साथ आना है। वीर सावरकर मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या राहुल सावरकर जी के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे, खासकर शरद पवार जी के इंटरव्यू? उनकी अलग राय हो सकती है, राहुल जी की अपने पास रखिए। लेकिन अब ये माना जी कि महाराष्ट्र में सर आप लोग सब मिलके तीनों लड़ेंगे, मतलब एक साथ ही लड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य में भी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ है ये 2 दिन का धरना। ममता बनर्जी का केंद्र पर यह आरोप है कि वो पश्चिम बंगाल को उसके हिस्से का फंड नहीं दे रही है। जल्दी राज्य में पंचायत चुनाव है, जिसे लेकर ममता केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आज कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी आज कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस भी दोपहर 2:30 बजे के करीब राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर एक विरोध मोर्चा निकाल रही है। तो राजधानी कोलकाता में दिन भर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज धरना पे बैठी है। 24 घंटे का धरना है और ये धरना केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र सरकार जो पश्चिम बंगाल को पैसे देना चाहिए डेवलपमेंट स्कीम के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बंगाल को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का आरोप है। और इसी आरोप को सामने रखते हुए यहाँ पे आज ममता बनर्जी धरना पे बैठी है। धरना शुरू हो गई है, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में जो उनके कॉलीग्स हैं वो भी इस धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, स्टेज पे है इस वक्त और ये धरना शुरू हो गया। लेकिन शहर में ये सिर्फ अकेला धरना नहीं है, आज साथ साथ बीजेपी भी काउंटर धरना कर रहे हैं। शाम बाजार में शहर के दूसरे तरफ कांग्रेस भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से बाग सर्कस तक। और ममता बनर्जी का भतीजा तृणमूल कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी भी एक रैली कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो शहीद मीनार ग्राउंड है वहां पे तो राजनीतिक प्रदर्शन कोलकाता में कई सारे दल, कई सारे नेता कर रहे हैं। ममता बनर्जी धरना पे है, अभिषेक बनर्जी का रैली होने वाला है, रैली हो रहा है और कांग्रेस और बीजेपी भी अपना प्रदर्शन शहर में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल के बारे में पंजाब पुलिस को खबर मिली थी कि वो होशियारपुर जा रहा है और वहां पे अकाल तख्त में सरेंडर करना चाहता था। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में उसे घेर भी लिया था, लेकिन अमृतपाल जिस इनोवा गाड़ी में सवार था उसे छोड़कर वो मनसैया गांव के गुरुद्वारे के पास से खेतों के रास्ते भाग निकला। पुलिस ने उसी इनोवा कार जिसका नंबर PB10CK0527 है उसे जब्त किया है। अमृतपाल लगातार गांव के रास्तों से अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस भी लगातार उसके पीछे लगी हुई है और निकालने के लिए आसपास के गांव में तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू भी देने के फिराक में है। कल अमृतपाल का एक और वीडियो भी आया था जो दिल्ली का बताया जा रहा है। उसमें अमृतपाल अपने सहयोगी पपलप्रीत सिंह के साथ चलता दिखाई दिया है। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। तो सुनने में भी कोई 3 मांगे हैं कि ऐसे टॉर्चर ना किया जाए, मुझे अमृतसर जेल में रखा जाएगा। आपको कोई ऐसा कोई मेरी नोटिस में सरेंडर करना चाहिए? नहीं, मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है। लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है, वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। अमृतपाल की तलाश करने के लिए पंजाब पुलिस क्या कुछ कर रही है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त मनसैया गांव में हैं होशियारपुर के और ये गुरुद्वारा है यहाँ का, जहाँ कल तकरीबन 8:30 बजे ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर रेत देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। तो ये जो टायर के निशान देख रहे हैं ये उसी इनोवा गाड़ी के, उस इनोवा गाड़ी को अब पंजाब पुलिस यहाँ से ले गई है आगे की खोजबीन के लिए। तो ये इनोवा गाड़ी के टायर के निशान आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के अंदर ले आया था, पुलिस पीछे लगी तो गुरुद्वारे के अंदर ले आया वो और यहाँ पर चलती हुई ऑन गाड़ी को ब्रेक लगा करके अमृतपाल और उसका सहयोगी पपलप्रीत छोड़ करके भाग गए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर करने से पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था और सरेंडर भी वो अकाल तख्त में अमृतसर में जाके करना चाह रहा था। और ये जो इनोवा गाड़ी है, अगर उसकी जानकारी जो हम बताएं, जो इनोवा गाड़ी है वो बाबा गुरमीत के नाम से रजिस्टर्ड है, जो अमृतपाल
को सरेंडर करवा रहा था। तो बाबा गुरमीत की से भी पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस निकली है। और इसके अलावा इनोवा गाड़ी भी पंजाब पुलिस ने सरेंडर की है। तो ये टायर के निशान देख सकते हैं आप कि वो आया अंदर, गाड़ी चलते हुए गाड़ी छोड़ करके खेतों में फरार हो गया। और रात भर पंजाब पुलिस आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो अमृतपाल का प्लान था कि वो अकाल तख्त के साथ कोऑर्डिनेट करके अमृतसर में सरेंडर करे, और उससे पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था, जिसके चलते पंजाब पुलिस को भनक लगी और पंजाब पुलिस पीछे लग गई। अमृतपाल अमृतसर जा रहा था और वो हाईवे का रास्ता नहीं लेकर के गांव-गांव के रास्ते से जा रहा था। यही वजह है कि वो मनसैया गांव आ गया और पुलिस पीछा करते हुए यहाँ आई। तो वो चलते हुए ऑन इनोवा गाड़ी छोड़ करके यहाँ से दीवार फांद करके भाग गया। और आपको नज़र भी आएगा दीवार जो है वो काफ़ी छोटी है। तो फिलहाल अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस को जारी है। 11वां दिन है। पंजाब पुलिस की नाक के नीचे अमृतपाल पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब पहुंच जाता है। और पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसके गुजर जाने के बाद छानबीन करती उसे ढूंढते हुए नजर आ रही है। सहयोगी अशोक महाले के साथ होशियारपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो सामने आ गया है। वो फरारी के दौरान भी वीडियो बना रहा है और वीडियो में उसने ये भी कहा है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम है। वो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि इस फरारी के दौरान भी एक तरह से वो पुलिस को चुनौती दे रहा है और वो वीडियो बनाकर इस वीडियो को जारी कर रहा है। ये जो वीडियो है वो अमृतपाल सिंह ने ही जारी करवाया है और कहा जा रहा है कि ये नया वीडियो जो है वो शायद किसी गुरुद्वारे में बनाया गया है। तो ये उसमें वो बता रहा है कि वो फरार है और इस दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है और उसकी गिरफ्तारी जो है वो ऊपर वाले के हाथ है। और भारत ने आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी वर्चुअली शामिल रहे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ किया कि सभी राज्यों को एक दूसरे की संप्रभुता और सरहदों का सम्मान करना चाहिए। इशारा चीन की ओर था, जो भारत और भूटान में सीमाओं को लेकर विवाद में उलझा हुआ है। डोभाल ने आतंकवाद की फंडिंग का सवाल भी उठाया और आतंकवाद निरोधी सहयोग पर जोर दिया। इसे भी चीन के लिए संदेश माना जा रहा है, जिसने कई आतंकवादियों के खिलाफ पाबंदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में रोक लगाई है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373 and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता की मौत की खबर आई थी और उसके बाद एक अच्छी खबर भी आई है। वहां एक साथ 4 शावकों का जन्म हुआ है। इन 4 शावकों को जन्म दिया है सियाया नाम की मादा चीता ने। इन शावकों के जन्म लेने की घटना हिंदुस्तान में 75 साल के बाद हुई है। कूनो नेशनल पार्क में तैनात शीर्ष अधिकारी JS चौहान ने बताया है कि मादा चीता सियाया की लोकेशन लगातार 5 दिनों से एक ही जगह पर मिल रही थी। आखिर में हमारे एक्सपर्ट ने सियाया के लोकेशन पर जाने की जिम्मेदारी उठाई और हम अब ये खुशखबरी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं और सियाया भी। 2022 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मादा चीताओं को छोड़ा था, उनमें से एक मादा चीता सियाया नाम की, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो और सुरक्षित हैं। ये सियाया अभी इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्ज पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए।
तो पहले एक मादा चीता साशा की मौत हुई थी और उसके बाद 4 शावकों का जन्म भी हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।